केल्विन हो गया, मोल हो गया, रेडियंस, हमें हर यूनिट को रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब देखो जब हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो एक जो हमने ये वाला चीज देखा था कि 1 डिग्री हमारा π/180 के जो रेडियन है उसके बराबर है। देन 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ये जो कन्वर्जन्स किए थे ना वो बार बार हमें यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी हम एंगल को कन्वर्ट करेंगे तो एंगल तो हमें किस में, या तो डिग्री में दिया हुआ रहेगा, या सेकंड में होगा, या मिनट में होगा। रेडियंस में बहुत ही रेयर टाइम्स दिया हुआ रहता है, तो हर बार हमें उसे एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो हमें ध्यान रखना है कि हाँ 1 डिग्री में क्या रहता है अपना, फिर 1 मिनट में कितना होता है, 1 सेकंड में कितना होता है। वो वैल्यूज आप मल्टीपल टाइम जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी, बट हमेशा कन्वर्जन करके ही चलना है अपने को। सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट हमने किया था कुछ यूनिट्स की बात की थी, लाइट ईयर, पारसेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सारी पढ़ ली आप लोगों ने, नाम ध्यान होने चाहिए। ये वाला जो बता रही थी मैं, जो कन्वर्जेंस करने हैं अपने को, 360 डिग्री 2π के बराबर होता है, इनकी वैल्यूज भी निकाली थी, न्यूमेरिकल वैल्यूज, वो भी बार बार मल्टीपल टाइम यूज करोगे तो वो भी याद हो जाएगी आपको। देन वी हैव, ये सब भी हो गया, ये वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज, ये आपको स्कूल में प्रैक्टिकल में करना पड़ेगा, तो एक बार करके देखना। अगर फिर भी नहीं होगा तो मैं बता दूंगी कि ये एक्सपेरिमेंट करते कैसे हैं, तो एक्सपेरिमेंट्स में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से कर लेंगे अपन। इनकी रीडिंग कैसे लेते हैं, किस तरह से आंसर निकालते हैं, एवरीथिंग वी विल डू इट। ये पैरेलैक्स मेथड है जिसमें हमें मेन फॉर्मूला थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस का ध्यान रखना है। इसमें भी देखो फिजिक्स की जब हम बात करते हैं ना तो बहुत सारे अजम्पशंस लेके चलते हैं हम, मतलब खूब सारे। अभी जैसे जो हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं वो क्या अजम्पशन है कि ये जो मेथड है हमारे पास में पैरेलैक्स वाला, उसमें ये वाली जो लाइन है ये ऐसे दिखने में तो सीधी लग रही है, लेकिन हम क्या अज्यूम करके चलते हैं कि बहुत दूरी की डिस्टेंस है, तो वो फिर दूर है तो बहुत बड़ा सा सर्किल बनाएगी, तो ये डिस्टेंस ऐसे स्ट्रेट नहीं होके क्या हो जाएगी, सर्किल के एक आर्क की तरह काम करेगी। फिर जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे कुछ तो हम कहेंगे कि सारी चीजें हम फ्री फॉल की कंडीशन में मान के चलते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेज जो हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। तो बहुत सारी अजम्पशंस फिजिक्स में रहेगी, बहुत सारे फोर्सेज, बहुत सारी चीजें हम अपने हिसाब से लेके चलेंगे ताकि हमें एग्जैक्ट आंसर मिल जाए। पैरेलैक्स मेथड के बाद कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने, ये 2 क्वेश्चन एक बार ट्राई करो आप लोग, नहीं होते हैं तो फिर मैं बताती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करोगे, क्वेश्चन रीड करने के बाद में उसका डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बना के एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करोगे, फिर रिलेशन देखोगे कि कौन सा फॉर्मूला पुट होगा और उस हिसाब से सॉल्व करना है। 1 मिनट का टाइम है, आप लोग एक बार सॉल्व कर लो, नहीं होता है तो मैं करवाऊंगी। पैरेलैक्स मेथड पे बेस्ड हैं दोनों ही। वन डिग्री 54 सेकेंड, यहां पे डिग्री है, दिस इज डिग्री, 1 डिग्री 54 सेकेंड्स। ठीक है, चलो आप लोगों ने अपनी तरफ से एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली कि इसके अंदर क्या होगा, कैसे होगा। अब मैं करवा दूं इसको। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। तो सबसे पहले तो हम लोगों को एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दिस एज द अर्थ। अब डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स ले रखे हैं, एक पॉइंट यहां पे कोई ए लिया है, दूसरा पॉइंट बी लिया हुआ है, ये 2 चीजें। और यहां से ये क्या कर रहे हैं, मून को देख रहे हैं। हमने यहां पे मून ले लिया, जब मून को देखेंगे तो द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय द 2 डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक यहां से देखा तो कुछ इस तरह से लाइन आएगी, यहां से देखेंगे तो कुछ इस तरह से लाइन आएगी, यहां पे एक एंगल बनेगा जिसे हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं।
एनसीईआरटी में इस एंगल को अल्फा से डिनोट करते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, थीटा अल्फा जो भी है वो सेम ही रहेगा। तो थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिग्री 54 सेकेंड्स, ये हम लोगों को दिया हुआ है। तो जैसे ही हम सबसे पहले ये थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिग्री 54 सेकेंड देखेंगे, हमारे दिमाग में ये क्लिक होगा कि ये एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में नहीं है, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो जब रेडियन में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो हम यहां देख रहे हैं कि एक हमारा डिग्री में है, एक सेकंड में है और मिनट में है, तो सबसे पहले तो इसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा कि दोनों एक यूनिट में तो आए कम से कम। हमें पता है एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ऐसा हमने पढ़ा था, अभी पुरानी वाली स्लाइड्स में दिखाऊं मैं आप लोगों को, तो एक डिग्री में 60 मिनट्स थे। या वो वाला क्वेश्चन रिपीट कर लेना जो मैंने आपको बताया था, तो उसमें 1 डिग्री में 60 मिनट है, तो मैं यहाँ पे 1 डिग्री की जगह 60 मिनट्स लिख देती हूँ, और जो ये 54 मिनट्स है उनको वैसे लिख लिया। तो ये टोटल कितना हो गया 54, टोटल हो गया 60 प्लस 54, 60 प्लस 54, 60 प्लस 54, ये आपके पास आ गया 114 मिनट्स, इतना ही आएगा। दिस इज 114 मिनट। अब 114 मिनट आया, लेकिन हमें तो रेडियन में कन्वर्ट करना है। अगर हमें पता हो कि 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं, अगर मुझे पता हो कि 1 मिनट में कितने रेडियंस हैं, x रेडियन है, तो मैं 114 मिनट में x बाय 1 इंटू 114 करके आंसर निकाल लूंगी, ऐसा हो जाएगा। तो अब 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं ये हमने निकाला था एक दिन, है क्या आप लोगों के पास में वो जो हमने निकाल रखा था, 1 मिनट में कितना रेडियन होते हैं? या फिर हम ऐसा करते हैं, इसको एक बार सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट को, और फिर जो सेकंड में कितने रेडियन होते हैं वो अपने को पता है, 4.10⁻⁻6 रेडियंस होते हैं, तो वो याद ही है, तो उसी को यूज कर लेंगे। मेरे पास आया थीटा इज इक्वल्स टू 114 सेकेंड मिनट। मैं इसको अगर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, तो 114 मिनट में कितने हो जाएंगे 60 बाय 1 इंटू 114, ये मेरे पास में सेकंड आ गया। ठीक है, अब हमारे पास में यहां पे दिया हुआ है 1 सेकंड में कितने रेडियन होते हैं, 1 सेकंड में होते हैं 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन, तो आपके पास में 1 सेकंड में आपके पास में रेडियन है 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन, ये दिया हुआ है। आप मुझे बताएंगे 60 इंटू 114 सेकेंड्स जो है इसमें कितना रेडियन होगा, कर लोगे, कैसे करोगे, 4.85 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 1 इंटू 114 इंटू 60, ये हमारे पास आ जाएगा। दोबारा बताऊं देवांश, दोबारा बताऊं, हर्ष वापस बताना है, यथार्थ बताऊं एक बार, ठीक है। देखो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपली कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स यहां पे किया जा रहा है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स करने के लिए हमने क्या किया, जब पहली लाइन पढ़ी इस क्वेश्चन की तो बोला गया कि जो थीटा है दैट इज 1 डिग्री 54 मिनट्स हमारे पास है, तो सबसे पहले तो इसे एक यूनिफॉर्म में लेके आना था, तो हम इसको डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसे मिनट में भी कर सकते हैं। हमें पता था 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो हमने 1 डिग्री की जगह 60 मिनट लिखा और यहाँ 54 मिनट लिखा हुआ है, तो टोटल हमारा थीटा कितने के बराबर हो गया, 114 मिनट्स के बराबर आ गया। थीटा इज इक्वल्स टू 114 मिनट्स। लेकिन मिनट में नहीं रख सकते थीटा को, थीटा प्लेन एंगल की एसआई यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है। तो मतलब अब हमें इस मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है।
तो मेरे पास में एक फॉर्मूला है कि मेरे पास कि 1 मिनट में इतने रेडियन होते हैं, तो 114 में इतने रेडियन हो जाएंगे। लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि हमें 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं, वो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू याद नहीं आ रही हमें। ऐसा है, निकाल तो सकते हैं बट टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा वो अगर उसको निकालने लगेंगे। लेकिन मुझे ये याद है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन है। 1 सेकंड में 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन है, ये अभी याद है। ये याद है तो हम इसका हेल्प लेके ये थीटा को हम कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में। लेकिन उससे पहले मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 114 मिनट में कितने हो जाएंगे? 60/1 इंटू 114। आप इसको एक बार सॉल्व कर लो, 60 इंटू 114 को सॉल्व करो। 6840। ये हमारे पास में सेकंड्स आ गई कि भैया हमारे पास 114 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? 6840 सेकंड्स हो जाएंगे। अब आपको पता है 1 सेकंड में कितने रेडियन होते हैं? 4.8 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन है, ये पता है। तो हमारे पास कितनी सेकंड्स आई हैं? 6840 सेकंड्स आई हैं। तो कितने हो जाएंगे? 4.8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 1 इंटू 6840 रेडियंस। क्या हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया? इसको सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, तो रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ये पहला काम हो गया हमारा। हमने क्या कर दिया? थीटा जो डिग्री और मिनट में दिया हुआ था उसको हमने रेडियंस में कन्वर्ट कर लिया। एक काम कंप्लीट है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन के। क्वेश्चन में आगे आपको बोला है गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ये जो अर्थ का डायमीटर है वो कितना दिया हुआ है हमें? d इज इक्वल्स टू 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर। ये डायमीटर दे रखा है। कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। अब हमें क्या पता करनी है? ये जो मून है इससे डिस्टेंस कितनी है अर्थ की। ये वाली वैल्यू ए बी दे रखी है। ये क्या है? ए बी। ए बी की वैल्यू दे रखी है। थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली और आपसे ये वाली वैल्यू पूछ रहे हैं। तो हमारे पास में ए बी है, हमारे पास थीटा है, आपसे ये आर डिस्टेंस पूछी जा रही है। क्या ये इन दोनों के बीच में हम इसे आर्क मान के चलते हैं? क्या इन आर्क, थीटा और रेडियस, इनके बीच में कोई रिलेशन है क्या? कोई फॉर्मूला है जो इन तीनों को कनेक्ट करता है? कौन सा फॉर्मूला है? थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो हम इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास है थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क हमें कितनी दी है? 1.276 इंटू 10⁻7। रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है। और थीटा कितना आया हमारे पास में? ये रेडियंस, दिस रेडियन हमारे पास थीटा आ गया। अब अगर मैं रेडियस को इधर ले जाऊं और थीटा को इधर ले आऊं तो मेरे को रेडियस का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? आर्क अपॉन जो भी थीटा है। इसे जैसे ही सॉल्व करेंगे क्या हम लोगों को रेडियस मिल जाएगी? आ जाएगा ये। बस हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है। आंसर इधर देख लो इसका। आगे चलें, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार आप अच्छे से रीड करेंगे, रीड करके समझने का ट्राई कीजिए। दिस इज 10⁻11 मीटर, 10⁻11 मीटर। डायग्राम बना रहे हैं सब। एक बार मैं बता देती हूँ, देखिएगा कि क्या हम आपस में मैच कर रहे हैं क्या। सबसे पहले बोला है द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड्स। अब आप मुझे बताइए 1920 सेकेंड्स किसकी ऐसा यूनिट है? सेकंड किसकी यूनिट है?
यहाँ पे जो ये अपन सेकंड्स लेते हैं ये किसकी यूनिट है? एंगल की है। तो मतलब यहाँ पे हमें थीटा क्या दिया हुआ है? थीटा आपको दिया है 1920 सेकेंड। तो अब सबसे पहला काम तो हमारे पास ये है कि इस सेकेंड को हमें रेडियंस में कन्वर्ट करना है। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास 1 सेकेंड है तो 1 सेकेंड में होता है 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। तो 1920 सेकेंड्स में कितना हो जाएगा? 4.85 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 1 इंटू 1920, ये हमारा रेडियन में आ जाएगा। दिस इज रेडियन। तो थीटा जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1920 से तो हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ये मिल गया एक। आगे चलते हैं हम। द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। सन यहाँ पे अर्थ है, ये डायमीटर है, जो एंगल बन रहा है वो 1920 सेकेंड है। दिस इज 1920 सेकेंड। ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम आर से डिनोट करते हैं। आर आपको क्या दिया हुआ है? 1.496 इंटू 10⁻11, यही दे रखा है। द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज दिस। व्हाट इज द डायमीटर? डायमीटर ए बी है। हमें बताना है ए बी की वैल्यू क्या होगी, जिसे हम आर्क भी कहते हैं। व्हाट विल बी द ए बी? आप मुझे बताइए, थीटा दे रखा है, आर है और आपके पास में ए बी है। क्या इन तीनों को रिलेट करता हुआ फॉर्मूला है हमारे पास कोई? फॉर्मूला क्या है? टू आर्क अपॉन रेडियस। अब हमसे आर्क पूछा है तो आर्क बराबर क्या हो जाएगा? थीटा इंटू रेडियस। थीटा हमने ऑलरेडी निकाल लिया, दिस इज द थीटा। रेडियस हम लोगों को दे रखी है, तो क्या आर्क निकालने में कोई दिक्कत होगी अपने को? नहीं होगी। अब एक बार मैथ्स करो इसकी। मैथ्स करके आंसर आपको मैच करना है। अच्छे से मैथ्स करना बेटा, मैथमेटिकल या फिर जो भी कैलकुलेशन मिस्टेक्स है वो नहीं होनी चाहिए। सॉल्व कैसे होगा वो बहुत इजी है, वो आराम से कर लोगे, बट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में गड़बड़ मत कीजिए। देखो एग्जैक्ट मैच नहीं होके थोड़ा बहुत आसपास में होगा ना तो भी चलेगा, बट ऐसे नहीं कि 1.39 इंटू 10⁻9 की जगह आपका कुछ 8.76, ऐसे नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत वेरिएशन तो चल जाता है आगे पीछे, क्योंकि वो एरर्स रहते हैं मेजर। हाँ, अल्फा इंटू डी, ये क्या है? ठीक है, ये देखो बस मैंने कहा था ना कि जो अपना एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में डिनोट करने का जो सिंबल्स जो उन्होंने लिए हैं वो अलग ले रखे हैं। बाकी फॉर्मूला हमारा क्या है? फॉर्मूला हम लेके चलते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला हम लेते हैं। अब हमें क्या पता करना है? यहाँ पे क्या पता करना है आप लोगों को? आर्क पता करनी है। तो आर्क के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थीटा इंटू रेडियस, ये फॉर्मूला होगा। यहाँ पे आर्क को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो थीटा हम लेते हैं उसको अल्फा से रिप्रेजेंट कर रखा है, और जो रेडियस लेते हैं हम उसे कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया है। बाकी फॉर्मूला अपना सेम ही है, आर्क इज इक्वल्स टू थीटा इंटू रेडियस। तो थीटा की जगह क्या वैल्यू आई है अपने पास? दिस इज द थीटा। ये जो रेडियस है वो ऑलरेडी गिवन है, कितनी दे रखी है हमें? दिस इज द रेडियस, और आर्क आपको पता करना है। ये सिर्फ सिंबल्स है, ये डिनोट करने के लिए। जैसे मैंने कहा ना, एनसीईआरटी अल्फा लेके चल रही है, हम थीटा बोल रहे हैं, और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। आगे चलें। नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक है एरर्स इन मेजरमेंट। तो अब मेजरमेंट में एरर किस तरह से आ सकते हैं, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को किसी वेइंग मशीन पे वे करना है, तो एक तो हम वेइंग मशीन पे वे करेंगे, दूसरा हमारे पास में कोई भी एक पेन है, उसकी आपको लेंथ मेजर करके बतानी है। तो हम पहले एक एक्टिविटी करते हैं कि लेंथ को मेजर करते हैं। कोई भी एक पेंसिल है आप लोगों के पास में और स्केल है तो मुझे दे दो। पेंसिल और स्केल, और फिर आप सब लोग अलग अलग करेंगे। ये हमारे पास में स्केल है,
आपको क्या करना है, मेरा वाला पेन नहीं दूंगी क्योंकि तुम गिरा दोगे तो ये थोड़ा सा मेरे लिए खर्चा हो जाएगा। कोई छोटी पेंसिल दे दो तुम, जो गिरेगी तो भी दिक्कत नहीं आएगी। ये बड़ी नहीं है, थोड़ी छोटी पेंसिल है। हाँ उनके पास है, दिया के पास, ठीक है ले लो आप। आपको सबसे पहले निरत आप इसको मेजरमेंट करके अपनी कॉपी में लिख लो, जो भी इसका मेजरमेंट है कि ये कितनी है। आपको बताना नहीं है किसी को, आप अपना मेजरमेंट करके रखेंगे। आपका जो मेजरमेंट है उसे हम लोग M1 का नाम देंगे, वो मैं बाद में पूछूंगी आपसे। M1, M2, M3, M4, M5 ये लेंथ के ले रहे हैं 6 मेजरमेंट्स एंड M6। चलो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ बताओ बेटा, सबसे पहला मेजरमेंट 10.3 सेंटीमीटर, दूसरा बताइए 10.4 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 10.5 सेंटीमीटर, नेक्स्ट बोलिए 10.5, ठीक है नेक्स्ट 10.6 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 10.3 सेंटीमीटर। सेम पेंसिल ली थी हमने, सेम स्केल लिया था, लेकिन अगर हमने 6 मेजरमेंट लिए तो क्या 6 के 6 मेजरमेंट आपको यहां पे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं? तो अब हम इनमें से किसको सही माने? हम किसी एक को तो सही नहीं मान सकते, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, फिर एवरेज ले लेते हैं। हमने कहा ठीक है, सबने अपने अपने हिसाब से यहाँ पे मेजरमेंट किया, लेकिन अब इस पेंसिल की ट्रू वैल्यू क्या है, भाई ये पेंसिल का ट्रू मेजरमेंट कितना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, अब इनको पूरे के पूरे को एवरेज ले लेते हैं। तो मैं इनका एक मीन वैल्यू निकालती हूँ। मीन वैल्यू हमने यहाँ पे ऐसे मीन लिखा, आपके पास हो गया 10.3 प्लस 10.4 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.6 प्लस 10.3 डिवाइडेड बाय 6। ये इनकी मीन वैल्यू आएगी। जल्दी से निकाल लो एक बार मीन वैल्यू। इसी मीन वैल्यू को हम लोग बोलते हैं ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू, दिस इज नॉन एज द ट्रू वैल्यू। 62.6 डिवाइड बाय 6 है, टोटल है, डिवाइड करने के बाद का है ये। हाँ डिवाइड के बाद कितना है, 10.43। सबका सेम आ रहा है या अलग है? सेम है 10.43। तो हमने कहा कि जब हमारे पास एक पेंसिल थी, हमने उसको मेजर किया, तो उसकी जो भी मेजरमेंट थी वो, क्योंकि अलग अलग लोगों ने मेजरमेंट किए तो सबने अपने हिसाब से किए, तो सारी वैल्यूज अलग अलग आई। लेकिन अब सब वैल्यूज को तो कंसिडरेशन नहीं लिया जा सकता, तो हम उनका एक एवरेज ले लेते हैं। तो जो हमने एवरेज लिया दैट इज 10.43। तो ये जो 10.43 है, दिस इज आवर ट्रू वैल्यू। लेकिन क्योंकि नीरज ने 10.3 निकाला है, लेकिन ट्रू वैल्यू क्या है, 10.43 है, तो अब एरर कितना किया इन्होंने, मेजरमेंट करते टाइम कुछ एरर लिया यहां पे। वो एरर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, जो भी हमने मेजरमेंट किया। तो पहला मेजरमेंट 10.3 है, तो 10.3। अब ये जो आएगा दिस विल बी द एरर। निकाल के बताओ कितना आ रहा है, वो कितना, 0.13। तो हमारे पास में एरर आ गई है। अगर मैं फिर अनुभूति की एरर देखूं यहां पे, तो दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। उसको भी हम क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू करेंगे। देन आपके पास में M3 है, M4 है, M5 है, M6 है, तो सबके लिए हम एक एरर निकाल लेंगे। और एरर का फॉर्मूला क्या होगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला। अब ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू ये हमारे पास आ गई। तो अब बात आती है कि आखिर ये जो एरर्स हैं ये अराइज क्यों होते हैं। देयर विल बी सम, कोई कुछ भी कारण हो सकता है भाई। एक तो आपने जो मेजरमेंट किया तो वो एक इंडिविजुअल हो गया,
कि सबने अलग अलग किया तो सबके में कुछ कुछ एरर्स आए, किसी के 0.4314 आया, किसी के 0.13 आया, ऐसे करके सबने अपने अलग अलग एरर निकाले। बट इन एरर्स के भी टाइप्स होते हैं, जैसे एक सिस्टमैटिक एरर है, दूसरा रैंडम एरर है, तीसरा हमारे पास में ग्रॉस एरर है। सिस्टमैटिक एरर जो है, इनका जो कॉज होता है वो हम लोगों को नोन होता है। जैसे कि सबसे पहले हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट का एरर। हमारे पास में फॉर एग्जाम्पल कोई स्केल है, अब स्केल में हम 0 से मेजरमेंट करते हैं, लेकिन उसका 0 से लेके 1 तक वो टूटी हुई है, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो उस इंस्ट्रूमेंटल एरर का हमें पता है कि इसका पहला वाला 1 सेंटीमीटर क्या है, टूट रखा है। तो अब जब हम मेजरमेंट्स करेंगे तो 1 सेंटीमीटर उसको अकॉर्डिंगली वहां पे जो भी कंपनसेशन होगा वो कर लेंगे हम। तो ये वाली एरर्स हमें पता होती है कि सिस्टमैटिक एरर में क्या है और उनका करेक्शंस भी किए जा सकते हैं। इसके अलावा इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, कई बार क्या हो सकता है कि मैंने दिया देवांश को कि देवांश पेंसिल का मेजरमेंट कर लो, देवांश ने ऐसे पेंसिल देखी और इसने कहा कि यार इतना इतना 6 सेंटीमीटर होता है, ये कितना होगा, हाँ ठीक है 6 ही होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, मेजरमेंट ऐसे स्केल को देख लिया, ऐसे देख लिया, इन्होंने प्रॉपर कोई मेजरमेंट्स करे ही नहीं, तो हमने वो इम्परफेक्शन मान लेते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे आप वर्नियर कैलिपर मैंने आपको दे दिया या मैंने आपको स्क्रू गॉज दे दिया, अब वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज चलाना ही नहीं आता आपको, अब नहीं आता है तो हो सकता है कि आप कुछ गलत वैल्यू वहां पे निकाल लो, तो वो इम्परफेक्शंस की वजह से भी हमारे पास ये एरर हो सकती है। कुछ पर्सनल एरर्स भी हो सकती है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, क्योंकि जैसे अभी हमने देखी थी सबने अलग अलग मेजरमेंट्स लिए तो सबकी अलग अलग एरर आई, लेकिन दिस एरर कैन बी करेक्टेड। हम मल्टीपल टाइम्स एक ही चीज को मेजरमेंट करेंगे और फिर उसका मीन ले लेंगे तो हमें एक अप्रोक्सीमेट ट्रू वैल्यू मिल जाती है। एक्सटर्नल कॉजेस की वजह से भी क्या हो सकता है, उसकी वजह से भी कई बार हमारी जो वैल्यूज है वो अलग आएगी। अलग कैसे, एक्सटर्नल कॉज क्या हो सकते हैं, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सारे हमारे एक्सटर्नल कॉजेज हैं। कई बार बहुत तेज हवा चल रही है, हम किसी चीज पे फोर्स को मेजर कर रहे हैं तो हवा का फोर्स भी लग रहा है और जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो भी लग रहा है, तो इसलिए वहां एड ऑन हो गया। या फिर टेम्परेचर की बात करें तो गर्मियों का टाइम है, हीट बहुत ज्यादा है, तो चीजें एक्सपैंड हो गई तो लेंथ में डिफरेंस आ जाएगा। अगर सर्दियां है तो उस टाइम में टेम्परेचर कम रहता है, चीजें कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में भी लेंथ में कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो एक्सटर्नल कंडीशंस जो है वो भी हमारे मेजरमेंट्स को हैम्पर करती है, कई बार वो गलत और सही हो जाता है। देन देयर कम्स द लीस्ट काउंट। कल हमने लीस्ट काउंट निकालना सीखा था, तो बहुत बार ऐसा होता है लीस्ट काउंट की वजह से भी एरर आती है। मैंने आपको वर्नियर कैलिपर दिया, मैंने स्क्रू गॉज दिया और कहा कि आप स्क्रू गॉज दिया और कहा इस वायर का डायमीटर बता दो, इसका रेडियस बता दो, आपने स्क्रू गॉज यूज किया, लेकिन अब आपको उसका लीस्ट काउंट नहीं पता। अगर लीस्ट काउंट नहीं पता है तो आप उसकी सही वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तो उसकी वजह से भी एरर्स आते हैं जब हम मेजरमेंट करते हैं। रैंडम एरर्स क्या है, बहुत ही इरेगुलरली, पर्सनल एरर, एक्सटर्नल, कुछ भी ऐसे रैंडम तरीके से जो है उसकी वजह से ये एरर्स हो सकती है। रैंडम एरर्स को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स हम एक्सपेरिमेंट को करें। मैंने पहले दिन बताया था कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जब होता है तो वो एक बार होके उसके आंसर कभी नहीं दिया जाता। हमने कहा था कम से कम 50 बार तो एक एक्सपेरिमेंट रिपीट होता ही होता है। जैसे जब मैं भी एक्सपेरिमेंट्स करती थी तो वो क्राइटेरिया ही था कि भाई तुम मिनिमम 50 बार करोगे, उसके बाद एक एवरेज निकाल के ही आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि तुमने एक बार परफॉर्म किया, जो रीडिंग आई वो दे दी और तुम्हारा काम खत्म हो गया, नहीं। और जबकि हम लोगों के एक्सपेरिमेंट चलते थे 24-24 घंटे तक, हम खुद कुछ नहीं करते थे, मशीन करती थी, बट मशीन के पास बैठा तो रहना पड़ता है। तो लैब में ऐसे हो जाता था कि ठीक है तुम चटाई ले लो, वहीं पे तुम्हें नींद आ रही है तो सो जाओ और खाना वाना तुम्हारा पियोन लेके आ जाएगा, तुम बैठे रहो। तो 24-24 घंटे तक एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, क्योंकि रिपीटेशन करना है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और फिर एक एवरेज रीडिंग लेनी है। तो हर एक्सपेरिमेंट इसी तरह परफॉर्म होता है ताकि हम एरर्स को मिनिमाइज कर सकें। आगे है हमारे पास में एब्सोल्यूट एरर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं से बनते हैं। एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर।
जिसे हम फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं, एक परसेंटेज एरर भी है। इन पे हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे भी और न्यूमेरिकल बनेंगे भी इसी के ऊपर। एब्सोल्यूट एरर हमारी क्या होती है? एब्सोल्यूट एरर होती है डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। अभी हमने ट्रू वैल्यू निकाली थी, ट्रू वैल्यू हमारे पास में क्या आई थी? मैंने कहा ये ट्रू वैल्यू आई और ये इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू थी। इनका जो डिफरेंस है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। दिस इज नोन एज द एब्सोल्यूट एरर। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हमने एक मेजरमेंट किया, हमने दूसरा किया, हमने तीसरा, ऐसे करके हमने n टाइम्स हमने उस मेजरमेंट को कर लिया। फिर हम उसका एक एवरेज निकाल रहे हैं, मीन वैल्यू। जो मीन वैल्यू है उसी को ही क्या कहा जाता है? उसी को ही ट्रू वैल्यू कहते हैं। अभी जो हमने एक एक्टिविटी करी उसमें यही ट्रू वैल्यू थी। अब एब्सोल्यूट एरर आपको कैसे मिलेगा? ट्रू वैल्यू, दिस इज द ट्रू वैल्यू माइनस दिस इज मेजर्ड वैल्यू, दिस इज नॉन एज द एब्सोल्यूट एरर। इसे हम एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। निकाल लोगे एब्सोल्यूट एरर अगर आप लोगों को कोई भी एग्जाम्पल में मिलेगा तो। चलो, फिर आता है हमारे पास में मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देखो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? हमने कहा कि हमारे पास में जो रीडिंग आई वो कैसी आई? 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 इस तरह से आई। अब हमने इनका एक एवरेज निकाल लिया, 10.1 प्लस 10.2 प्लस 10.3 प्लस 10.5 डिवाइड बाय 4। क्या आएगी मीन वैल्यू? ट्रू वैल्यू क्या आएगी? तो हमारे पास में यहाँ पे मीन वैल्यू आ गई 10.2। ये तो क्या है? हमारे ट्रू वैल्यू है। अब ट्रू वैल्यू अगर हमें एब्सोल्यूट एरर चाहिए तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? एब्सोल्यूट एरर के लिए ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा? अब हम एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं तो पहला हमारे पास आएगा 10.2 माइनस 10.1, 10.2 माइनस 10.2, 10.2 माइनस 10.4, 10.2 माइनस 10.5। ये मेरे पास में मेजर्ड वैल्यू 1, दिस इज मेजर मतलब जो उनका एरर है, ये M3 एरर हो गया, ये M4 एरर हो गया। ये एरर्स आएंगे हमारे पास में। अब आप देखो इसमें कहीं पे पॉजिटिव है और कहीं पे नेगेटिव वैल्यूज है, ऐसा है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। तो अब हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिख के हम क्या करते हैं? इसको मोड ले लेते हैं। मैथ्स में समझते हो मोड क्या होता है? उसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मतलब नहीं होता, हम हमेशा पॉजिटिव ही रखते हैं। अब अगर मुझे एब्सोल्यूट एरर तो मुझे मिल गई, अब मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए। तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए हम इन सब को डेल्टा M1 प्लस डेल्टा M2 प्लस डेल्टा M3 प्लस डेल्टा M4 डिवाइड बाय 4 ये हम कर देंगे तो वी विल गेट द मीन एब्सोल्यूट एरर। और ये सब हमें पॉजिटिव में रखना है। ये हमारे पास आ गया दूसरा फॉर्मूला। कर लोगे इसको भी? मीन एब्सोल्यूट एरर डिफाइन कैसे करोगे? मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन ऑल द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी। ये ऐसे मीन निकाला हमने, ट्रू माइनस मेजर्ड वैल्यू, सबका मोड लिया और जो भी n नंबर है उससे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास में ये आ जाएगा। दिस विल बी द मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा, इसका हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे ना तो और ज्यादा अच्छे तरीके से आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी कि कैसे होगा। देन हमारे पास में है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का ये फॉर्मूला है, इसको कल पढ़ेंगे। आज एक और एक्टिविटी करते हैं पहले, जिसमें एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। वेइंग मशीन है आपके पास में, सबका वेट भी पता चल जाएगा और क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर जो है वो भी निकल जाएगा। एरर निकालेंगे तो कौन आएंगे? अच्छा दिया, आप आ जाओ। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू M1। हाँ यथार्थ बताओ कितना है? 51, 55, 55। ठीक है,
उसके बाद में अब एक बार नीचे उतर जाओ, वापस आ जाओ। देवांश बताना कितना है, जो आपको दिखे वही बताना। 54। m2 इज इक्वल्स टू 54। उतर जाओ वापस नीचे, अनुभूति आओ आप। फिफ्टी पॉइंट वन। ठीक है, नीरत आप आ जाओ। अनुभूति अंशुल भैया को बोलना कि वो इलेक्ट्रॉनिक वाली वेइंग मशीन भी लाके दे। 53। ठीक है, 53। हर्ष। 52 के आसपास। 52 लिख लेती हूँ। दिया, तुम क्या एक एक सेकंड में वजन बदलती हो? खुद खुद बताओ कितना हो रहा है तुम्हारा। 53। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट भी सेम है, इंस्ट्रूमेंट भी सेम है, लेकिन क्या मेजर्ड वैल्यूज अलग अलग आ रही है? तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालोगे? कैसे निकलेगी ट्रू वैल्यू? जल्दी से करो, ट्रू वैल्यू निकाल के बताओ। दिया आप भी करो वैल्यू के लिए। ये 50.1 को सिर्फ 50 ले लेना ताकि ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहे आपके मेजरमेंट्स में। हो गया क्या? कितना? 52.8। 52.8, दिस इज द मीन वैल्यू। मीन वैल्यू आ गई। अब अगर आपको एब्सोल्यूट एरर निकालनी है तो वो कैसे निकालोगे? हाँ, ठीक है, तो अब आप एब्सोल्यूट एरर निकालो इसकी। फाइंड आउट द एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा M1, डेल्टा M2, डेल्टा M3, डेल्टा M4, डेल्टा M5, डेल्टा M6। हाँ, सब कुछ प्लस में लिखना है। डेल्टा M1 इज इक्वल्स टू मोड ऑफ, बताओ क्या है? 2.2। ठीक है, डेल्टा M2, डेल्टा M3 2.7, डेल्टा M4 0.2, डेल्टा M5 0.8, डेल्टा M6 0.2। ठीक है, तो हमारे पास में एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं बताओ जरा? मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा? इन सबको प्लस करके डिवाइड बाय 6 कर दूं, हो जाएगा। तो मतलब एब्सोल्यूट एरर निकालना आ गया, ट्रू वैल्यू निकालना आ गया हमको, हमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना आ गया। इतने तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो लिखो इसको, मीन एब्सोल्यूट एरर को 2.2 प्लस 1.2 प्लस 2.7
प्लस 0.2 प्लस 0.8 प्लस 0.2 डिवाइड बाय 6। जो भी वैल्यू आए वो मुझे बताना एक बार। 1.21। ये हमारे पास में एक एरर आ गई। अब हम वापस चलते हैं जहां पे हम पहले पढ़ रहे थे। जब यहां पे आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है तो वो फॉर्मूले में लास्ट में क्या आ रहा है, जो ए आएगा दैट विल बी इक्वल टू ए एम प्लस डेल्टा ए मीन। फॉर्मूला लिखो ये। एट द एंड जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ए इज इक्वल्स टू ए एम प्लस डेल्टा ए मीन। फॉर्मूला लिख लो। मीन एब्सोल्यूट एरर हमने निकाल ली। तो अब फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आएगी, मतलब जो हम वैल्यू लिखेंगे वो कितनी होगी। एक तो ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू कौन सी थी, जो हमने सबका मीन लेके लिखी थी। लिखो एक बार, a इज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू कितनी आई आपके पास, 52.8। लिख लो 52.8, 52.8 प्लस माइनस, क्या लिखोगे, प्लस माइनस, क्योंकि हमने मोड ले रखा है, प्लस माइनस डेल्टा ए मीन कितना आया आपके पास में, जो अपने एब्सोल्यूट एरर निकाली थी उसका मीन कितना आया है, मीन एब्सोल्यूट एरर 1.21। वो लिख लो अब, प्लस माइनस, हाँ तो 1.2। तो जो एट द एंड हमारे पास में आया वो आंसर, वो आंसर आपके पास में क्या आया, बोलो मेरे को, बताओ क्या आया, 54.8 प्लस माइनस, जल्दी बोलो, 1.2। ये हमारे पास में यहां पे आंसर आया है। तो इसका मतलब अगर मैं कहूं कि दिया का वेट कितना है, तो दिया का वेट है 54.8 प्लस माइनस 1.2 हो सकता है, क्योंकि 1.2 की क्या है यहां पे एरर है। इस 52.8 प्लस माइनस 1.2, दिस विल बी द आंसर। ये जो लास्ट में हमें आंसर लिखना है ना कि कितना आंसर आएगा, वो आंसर आपका ये आएगा 52.8 प्लस माइनस 1.2। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर पाएंगे अब आप लोग, ठीक है। मैंने वेइंग मशीन दूसरी मंगवाई थी, वो पता नहीं कौन सी वेइंग मशीन लेके आ गए हैं। वो देखो, एक हमारे पास में ये कौन सी है, ये मैनुअल वाली है वेइंग मशीन, जिसमें अगर मैं यथार्थ को इधर खड़ा कर दूंगी तो वो कुछ और मेजरमेंट करेंगे, नीरत उधर खड़ी होंगी तो वो कुछ और मेजरमेंट करेंगी। क्यों, क्योंकि पैरेलैक्स आ रहा है, यहां से कुछ दिखेगा उधर से कुछ दिखेगा, और वो हमने देखा कि सबके मेजरमेंट्स बहुत अलग अलग आ रहे थे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिजिटल वाली वेइंग मशीन लाके उस पे अगर मैं खड़ा कर दूं दिया को, तो फिर क्या सबके आंसर सेम होंगे, क्या सबके आंसर सेम होंगे। तो वही बस डिफरेंस है कि हम कुछ एरर्स को करेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये इंस्ट्रूमेंट का एरर क्या हो सकता है कि ये जो हमारी वेइंग मशीन है वो कैलिब्रेटेड ही नहीं है, 1 किलो इसने आगे ही हमने वो कर रखा है, तो अब जो वजन आएगा वो इसका बहुत ज्यादा आएगा। मैं इसको एक बार करके बता देती हूँ ताकि इंस्ट्रूमेंटल एरर भी समझ आ जाए। अब आ जाओ दिया, और अब बताना कितना वेट आ रहा है आपका। इंस्ट्रूमेंटल एरर कैसे होती है, अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड नहीं है, कितना आया, जबकि इनका वेट 60 था क्या, पहले नहीं था, लेकिन क्या ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से कोई एरर हुई है, इसीलिए तो आ रहा है क्योंकि कैलिब्रेटेड नहीं है, मैंने उसके कैलिब्रेशन को हिला दिया। तो हम ये कुछ एरर्स है जो रेक्टिफाई कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से कैलिब्रेट करके। इसके अलावा क्या इसके अंदर ऐसे कुछ आ रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि दिया का जो वेट है वो सीधा सीधा 60 हो, वो 60.1 हो सकता है, 60.2 हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, बट आगे वाली वैल्यूज नहीं आ रही। कल हम डिजिटल वाली जो वेइंग मशीन है ना, उन पे एक बार इनको तोल के देखेंगे, उसमें 52 के बाद में जो ये एरर आया है ना, प्लस वाला -1.2,
ये भी वहां पे ये दिखाएगा। क्लियर है? तो आई थिंक एब्सोल्यूट एरर निकाल लोगे, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लोगे, और लास्ट में ये जो आंसर है इतना आप लोग कर लोगे। आगे हमारे पास में है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को हम लोग फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। रिलेटिव एरर कैसे निकलती है? मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी आई? 1.2। मीन वैल्यू कितनी है? 52.8। दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाएगी? रिलेटिव एरर मिल जाएगी। करके देख लो एक बार इसी क्वेश्चन के लिए। मीन एब्सोल्यूट एरर आपके पास 1.2 है, मीन वैल्यू आपके पास में है 52.8, एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को हम फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। हो जाएगा सबसे? परसेंटेज एरर में हम क्या करते हैं? जो भी रिलेटिव एरर होती है उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हैं, तो वो हमें परसेंटेज एरर दे देता है। रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा? परसेंटेज एरर। अब एक बार एक क्वेश्चन जल्दी से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लो ताकि मुझे क्लैरिटी हो जाए कि हाँ आप इस तरह के क्वेश्चन सब कर पाओगे। नहीं होगा तो मैं करवाऊंगी, एक बार आप ट्राई कीजिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मेथड पता है कैसे किया जाएगा? ऐसे लग रहा है कि कर लोगे? सिर्फ मैथ सॉल्व करनी है, बाकी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एब्सोल्यूट एरर निकालना है, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। देखो एब्सोल्यूट एरर तो हमारी कैसे आएगी? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। ट्रू वैल्यू निकालने के बाद में ऑलरेडी गिवन है आपको मेजर्ड वैल्यूज 2.63, ये तो मेजर्ड वैल्यूज ही हैं, तो आपके पास में क्या आ जाएगी? मीन एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी, एरर आ जाएगी। फिर एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी जैसे आप ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू करोगे। मीन के लिए क्या करोगे? जितने ये आपके को दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, पांचों का फिर वो उस एरर का मीन लोगे। नहीं समझ आया? चलो मैं करवाती हूं। देखो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे मेजर्ड वैल्यूज दे रखी है, और वो मेजर्ड वैल्यूज है आपके पास M1 2.63 सेकेंड्स, M2 आपको दिया हुआ है 2.56, आपको M3 यहां पे दिया है 2.42, M4 हमें दे रखा है 2.71 एंड M5 है हमारे पास में 2.80। दीज आर द मेजर्ड वैल्यूज। हमें सबसे पहले ट्रू वैल्यू चाहिए, तो ट्रू वैल्यू के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है कि इन सबका सम करेंगे और उनको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाय 5। क्या आंसर आ रहा है? 2.64। ये आ गई हमारे पास में ट्रू वैल्यू। 62, किसी के 4 आ रहा है, किसी के 2, कौन गल? अच्छा 624 दो। ठीक है, ये ट्रू वैल्यू मिल गई। अब ट्रू वैल्यू मिलने के बाद में हमें फाइंड आउट करना है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं हम? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू मेरे पास आई 2.624, मेजर्ड वैल्यू मेरी कितनी है? 2.63, इसका मीन लूंगी मैं, ये आ गई पहली। क्या आ जाएगा? ये डेल्टा M1। अब हम डेल्टा M2 निकालेंगे। ट्रू वैल्यू है मेरे पास 2.624, मेजर्ड वैल्यू है आपके पास में 2.56, ये डेल्टा M2 आ गया। फिर हम निकालेंगे डेल्टा M3, सिमिलरली डेल्टा M4, सिमिलरली डेल्टा M5 आ जाएगा ये। अभी राउंड ऑफ करना सिखाऊंगी मैं, वो आगे है, लेकिन इतना कर लोगे
ये क्या सॉल्व हुआ हमारा, एब्सोल्यूट एरर हम लोगों ने यहां पे इसकी सॉल्व करी। अब हमें इसकी मीन एब्सोल्यूट एरर लेनी है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे आएगी, इन सबका सम करके डिवाइड बाय 5 कर देंगे, ये हो गया। फिर रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, क्या है, भूल जाते हो तो तुम लोग 2-2 मिनट में। नहीं, रिलेटिव एरर, वो आपको रिलेटिव एरर होगा। परसेंटेज एरर में क्या करते हैं हम, इनटू 100 कर देते हैं। तो रिलेटिव एरर का देखो ये फॉर्मूला रहा, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कब आएगी, यहां से। मीन वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई है, ये वाली। तो इससे डिवाइड करेंगे रिलेटिव एरर, फिर 100 से करेंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगी। कर लोगे क्या सॉल्व, एक बार करो बैठ के, सॉल्व करो पूरा इसको। आगे चले, इतना लिख लिया सबने, चलो आगे लिखवा रही हूं। एब्सोल्यूट एरर है आपके पास में, एब्सोल्यूट एरर मिल गई। नेक्स्ट, मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला लिख लीजिए जल्दी से। मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला, जल्दी जल्दी लिखेंगे, टाइम हो गया। ठीक है, बस ये 2 फॉर्मूले लिख लो, फिर बाकी का कल करेंगे अपन। क्वेश्चन सॉल्व करके लाना घर से, डाउट हो तो क्लास से पहले ही पूछ लेना मुझे, या क्लास के बाद पूछ लेना। आगे चले, ये लिखना है ए प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, क्योंकि एट द एंड हमें मिला तो वही था, दिया का वेट क्या आया था 52.8 प्लस माइनस 1.2। भाई उसमें प्लस हो सकता है 1.2, या फिर उसमें माइनस हो सकता है 1.2, तो वो एरर भी हम साथ में लिखते हैं, जो भी एरर आती है। लिख लिया ये, जल्दी से रिलेटिव एरर का फॉर्मूला लिखेंगे। रिलेटिव एरर को ही हम लोग फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। फॉर्मूला विल बी मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। अगर इसी को परसेंटेज एरर लिखना है तो रिलेटिव एरर जो है उसी को आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगी। ये रहा रिलेटिव एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, हो जाएगा। क्वेश्चन ये वाला करके लाना है आपको, सिंपल पेंडुलम वाला जो है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। परसेंटेज वाला फॉर्मूला ये रहा, डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन इंटू 100।